हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता है, जैसे कि मैं डेली आपको बोलता हूँ कि ये जो अनअकैडमी है ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। इससे जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे सारी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेगा। तो डेली लाइव क्लासेस, जो कि मोर देन 40 लाइव क्लासेस चल रहा होता है। उस लाइव क्लासेस में आपने क्या पढ़ा, लाइव टेस्ट और क्विजेस, जैसे कि 10 पीएम पे और 9 पीएम पे जो क्वेश्चन यहाँ पे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे काफी स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जो टेस्ट सीरीज का टाइम है डेली शाम में यानी रात में 9 बजे और 10 बजे होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जैसे मैं अपनी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, हालांकि और भी टीचर करवाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखो अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, अगर आपके पास एप्पल का फोन हो और जाके वहां से डाउनलोड करना है, ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ये अनअकैडमी का लिंक है, जो अनअकैडमी ऐप है, ये टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। इसके माध्यम से सारा हैंडआउट आपको प्राप्त कर सकेंगे। ये मेरा कोड है SPDSC10 और DBYT। इस कोड को यूज करते हुए 10% को डिस्काउंट प्राप्त करना है। कितना? 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना है। इस प्लेटफॉर्म से और एजुकेटर हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिनसे भी जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसमें कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है, जैसे कि 15,519 प्लस कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और इसमें से जैसे अपकमिंग 15, अपकमिंग 20, अपकमिंग एंड 1 अपकमिंग, ये सारे सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी में 20 अपकमिंग, ऑप्शनल कोर्सेज में 9 अपकमिंग, ऐसे ये क्लासेस पड़ी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि प्लस को लेकर के, आइकॉनिक को लेकर के और आइकॉनिक के साथ साथ इसमें से यानी ऑप्शनल को लेकर के, प्लस के अंतर्गत हमारा प्लान 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। इसमें से 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा अगर आप इस कोड को यूज करते हो। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें आपकी प्रिपरेशन ना कॉम्प्रहेंसिवली ढंग से हो पाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आइकॉनिक की, तो देखो आइकॉनिक के अंतर्गत, ये जो आइकॉनिक के अंतर्गत आप देखोगे 12 मंथ से 36 मंथ तक इसका जो टाइम पीरियड होता है। तो ये कोड है SPDSC10। इस कोड को यूज करना है। इसमें 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। और लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, डेली मेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल कोच। देखो यूपीएससी का के लिए पर्सनल कोच हायर करना सबकी बात नहीं है, सबकी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर अनअकैडमी इतने सस्ते रेट पे आपको उपलब्ध करवा रहा है तो शायद इससे बेहतर कुछ और नहीं है ना। चलो ऑप्शनल को लेकर के मैं बता दूं, जैसे ऑप्शनल में हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो अगर मेरे साथ तो अभी जैसे आप जुड़ सकते हो, लेकिन जैसे ही मेरे क्लासेस प्लस पे जाने लगी या जो भी, तो कॉम्प्रहेंसिवली वहां कवर किया जाएगा। तो उसके लिए आप 1 माह से लेकर के 36 माह तक सब्सक्राइब कर सकते हो। यानी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पढ़ाए जाते हैं। अगेन आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा और इस डिस्काउंट के माध्यम से आप जुड़ सकोगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें, इसमें 45 मिनट टाइम पीरियड होता है। वो कुछ कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होने वाले हैं, आज ही है वो कॉन्टेक्स्ट, जो कि 11 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। 60 क्वेश्चंस होंगे, 30 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शन से रिलेटिव स्कोरिंग, और इसमें से ये सारी चीजें आपको अब मिलेगा क्या इसमें। अगर 1 टू 3rd रैंकर को 3 मंथ तक का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 टू 150 रैंकर्स को 1000 रुपीज का अमेजन का वाउचर मिलेगा। और ये आज ही स्टार्ट हो गया है 11 बजे से। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये ऑलरेडी बताया, कुछ हमारे बैचेज हैं 21 के लिए, कुछ 22 के लिए, कुछ 23 के लिए डेडिकेटेड हैं। जो 18th ऑफ जनवरी से ये बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ यानी होंगे, स्टार्ट नहीं हो चुके, कुछ बैचेज 6 मंथ के लिए डेडिकेटेड हैं, बाइलिंगुअल, कुछ सिंगल मतलब हिंदी या इंग्लिश, कुछ आप देखोगे कि इसी के अंतर्गत 1 साल के लिए डेडिकेटेड है और कुछ 2 साल के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो प्लस आइकॉनिक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि इसके लिए भी अगेन 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा यहाँ पे भी, और सारी चीजें वैसे ही हैं।
ये कंफर्म हो गया है कि 25 से क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन का जो रेट है प्लस का, सॉरी आइकॉनिक का, वो हाइक होने वाला है। ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। कल याद होगा कि हमने कल कैपिटल मार्केट नया चैप्टर स्टार्ट किया था। मैं आपको हमेशा से एक चीज बोलता आ रहा हूं और ये ध्यान दे लो, इकोनॉमी के लिए नोट्स और लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होगा। इकोनॉमी के लिए नोट्स एंड लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ना ही इसके लिए कोई बुक्स पढ़नी है। मैं कोई बुक्स और कोई एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करता हूं। इसके लिए जो लेक्चर है, क्योंकि लेक्चर में कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा और 150 घंटे से ऊपर का लेक्चर इसमें आता है और 350 पेज से ऊपर की नोट्स नोट्स और मैं इसके लिए गारंटी देके कह सकता हूं, इंडियन इकोनॉमी के लिए पीटी में अगर 15 क्वेश्चन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चन आप डायरेक्टली हिट कर जाओगे। स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, बशर्ते आप मेरी गाइडलाइन को फॉलो करें, जो मैं गाइडलाइन कहूं या जो कहूं इकोनॉमी को पढ़ने के लिए। तो इतने में आप यानी करीब आपकी जो एक्यूरेसी होगी मोर देन 90% से ऊपर होगी, मोर देन 90% से ऊपर होगी, ठीक है। तो आपके लिए कोई बुक्स नहीं फॉलो करना है, ना कोई एनसीईआरटी फॉलो करना है। इकोनॉमी के अंतर्गत सारी जितनी भी देखो इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं और करवाऊंगा। इसके साथ साथ जितनी भी स्कीम्स है वो मेरे ही हिस्से, मैं वो करवाऊंगा। एग्रीकल्चर का सेक्टर में इकोनॉमी के अंदर करवाऊंगा। इसके साथ साथ इंडस्ट्री और ये सब सारा सब कुछ आता ही है। तो हमने कल के लेक्चर में हमें इकोनॉमी के अंतर्गत याद होगा आपको कैपिटल मार्केट क्या किए थे, पढ़ रहे थे। कैपिटल मार्केट थोड़ा सा 1 मिनट के अंतर्गत मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। आपको कैपिटल मार्केट से पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था मनी मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट के में मैंने बताया था कि जब हमें शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ती है इसके पार्टिसिपेंट्स को, तो मनी मार्केट के अंतर्गत पैसा लेते देते हैं। लेकिन अगर पैसे उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के बीच अगर पैसे को लॉन्ग टर्म की दीर्घकालीन अवधि के लिए जरूरत पड़ती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, दीर्घकालीन अवधि का मतलब होता है 365 दिन से ज्यादा। तो अगर कैपिटल मार्केट के अंतर्गत ये लेन-देन होता है, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत ये लेन-देन होता है। जैसे कि कल की क्लास में हम इस बारे में डिटेल से कैपिटल मार्केट के अंतर्गत डिस्कस किया था। इसके पार्टिसिपेंट्स को बताया था कि आरबीआई भारत में जितने भी कार्यरत बैंक हैं, वित्तीय संस्थान और उच्च श्रेणी की इंडस्ट्री, उद्यम और आम निवेशक लाइक मी एंड आल्सो यू, यानी हम और आप आम निवेशक हैं, ठीक है। तो ये इसके सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये इसके भागीदार हैं। और मैंने ये बताया था इसमें जो ऋण का लेने देने का जो पूंजी का जो टाइम पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड होगा, वो 365 दिनों से ज्यादा का होगा। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि इसके दो उपकरण, इसमें पैसा लेने देने के लिए दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये होता है, बॉन्ड के अंतर्गत बॉन्ड का ये दीर्घ अवधि के लिए इसके माध्यम से ऋण लिया दिया जाता है। अगर सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए लंबी अवधि की पैसे की जरूरत है, तो बॉन्ड का उपयोग करके सरकार पैसा क्या करती है, मार्केट से उठाती है, ठीक है, अपने पार्टिसिपेंट के बीच से उठाती है, तो बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। वहीं मनी मार्केट में बिल का प्रयोग किया जा रहा था। बिल की अवधि शॉर्ट टर्म की होती है अर्थात 365 दिन से कम की होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ मैंने इसका जो मैकेनिज्म बताया था कि जब जब बॉन्ड क्या होगा, जब जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, तब तब बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड मार्केट से ज्यादा उठाया जाएगा। तो ऑब्वियस है इसकी जो वैल्यू है वो घटेगी, और जब वैल्यू घटेगी तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है, जो जीरो बॉन्ड कूपन मान लो एग्जांपल, वो बढ़ेगा और ज्यादा बैंक या वित्तीय संस्थानों को लाभ होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि चलो भैया सरकार ने अपना दीर्घावधि के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी कर दिया, लेकिन मान लो इसके दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो वो क्या जारी करेंगी, शेयर जारी करेंगी और डिबेंचर जारी करेंगी। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, डिबेंचर जारी करेंगी। कल इसके बारे में डिटेल से बात करी थी। आज मुझे पढ़ाना था स्टॉक एक्सचेंज। यदि हम शेयर मार्केट में ओवरऑल अगर कहें तो हम माइग्रेट कर गए हैं।
मैंने आपको बताया था कि देखो भैया, मान लो एक कंपनी ने क्या कर दिया, पैसा अपने उठा लिया उसने अपने शेयर जारी करके। क्या कर लिया उसने, पैसा उठा लिया शेयर जारी करके। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक कंपनी थी सी नाम की, उसने ए से तो पैसा उठा लिया, लेकिन ए को पैसे की जरूरत है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, एक निश्चित टाइम पीरियड है। अब ए को पैसे की जरूरत है तो वो शेयर बेचना चाहता है, तो बी को बेचना चाहता है। तो इन सारी चीजों को उपलब्ध होना ही क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। इन सारी चीजों का, इन सारे निवेशकों का उपलब्ध होना ही स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद बिक्री की जा रही है शेयरों की, इसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। मैंने बताया था कि भारत में दो बहुत महत्वपूर्ण एनएसई और बीएसई, एनएसई और बीएसई के अंतर्गत मैंने निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 को भी बताया था। आपने आज तक न्यूज़पेपर में हमेशा एनएसई बीएसई के रेफरेंस में दो चीजें देखते आए हैं। ठीक, क्या देखते आए हैं कि आपके न्यूज़पेपर के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक चीज लिखा रहता है कि निफ्टी जो है वो 50 अंक बढ़कर इतने पे क्लोज हुआ और सेंसेक्स 100 अंक बढ़कर इतने पे क्लोज हुआ। फॉर एग्जांपल है, 50 अंक हो सकता है, 100 अंक हो सकता है, 200 अंक हो सकता है, 80 अंक हो सकता है। वो मैटर करता है एक दिन में कितना फ्लक्चुएशन, कितना फ्लोट होता है। ठीक है, तो ये नहीं समझ आया होगा एक्चुअल में कि ये निफ्टी और ये सेंसेक्स का माजरा क्या है। देखो भैया, जो कंपनियां होती है ना, तो इनका एक तरीके से ये कह लो कि इनके उतार चढ़ाव अर्थात इनके हेल्थ का ये इंडिकेशन है। किसी इनके हेल्थ का ये इंडिकेशन है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा निफ्टी, वैसे वैसे ये आइडिया लगेगा कि अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार ऊपर बढ़ रहा है। जैसे जैसे निफ्टी ये अंक नीचे गिरेगा, वैसे वैसे लगेगा कि बाजार नीचे गिर रहा है। अगर अचानक कोई ट्रेजेडी होता है तो आप देखते हैं कि बाजार धड़ाम से गिर जाता है। चलो एक लेटेस्ट उदाहरण देखिए, मैं समझाता हूँ। आपने एलन मस्क का नाम सुने होंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं एलन मस्क। और इन साहब ने कहा था कि यूज सिग्नल, अपने ट्वीट करते हुए इनने कहा था यूज सिग्नल। तो एक सिग्नल से संबंधित, हालांकि ये सिग्नल कंपनी नहीं थी कोई, लेकिन एक अमेरिका की एक दूसरी कंपनी थी, सॉरी, जो सिग्नल, उसका नाम है कुछ करके, सिग्नल नाम है। तो उसका जो शेयर है वो अचानक से कितना हाइक कर गया था, करीब 120% या उससे भी ज्यादा हाइक कर गया था। कहने का मतलब इस साधारण भाषा में समझ लो कि अगर आपने उसके शेयर 7 तारीख को कितने में, 100 रुपए में, 1000 में एक शेयर खरीदा था, तो अगले दिन उसका रेट जाके 2-3 दिन बाद 1 लाख से ऊपर हो गया था। तो अब देखो, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये क्या है, शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, इसमें से कंपनियां लिस्टेड होती हैं। क्या होती हैं, कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो इनके जो हेल्थ है, इनके हेल्थ के अकॉर्डिंगली इनका फ्लक्चुएशन, फ्लोटिंग होता रहता है। मान लो कि कंपनी का साइज बढ़ रहा है तो उसका जो रेट है, शेयर का रेट, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मान लो कि मैंने निफ्टी 50 को बता दूं और सेंसेक्स 30, निफ्टी में ये जो एनएससी की ही ये संकेत होता है, एनएससी का ये संवेदी सूचकांक होता है निफ्टी, एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसका सूचकांक होता है। इसमें करीब 4000 से ऊपर कंपनियां हैं, लेकिन उन 4000 कंपनियों में से जो 50 सबसे मोस्ट इमिनेंट, सबसे बेहतर कंपनियां हैं, उनका जो एवरेज निकाला जाता है डेली का। मान लो कि जैसे 50, एक ए नाम की कंपनी है, बी नाम की कंपनी है, सी नाम की कंपनी है। ये आज 10 रुपए पे थी, ये 15 रुपए पे थी, ये 20 रुपए पे थी। ठीक है, अब क्या होता है, शाम तक आते आते इसमें 5 की बढ़ोतरी होते हुए 15 पे जाती है। इसमें 10 की माइनस की घटोतरी होते हुए ये 5 रह जाती है। और इसमें 10 की घटोतरी होते हुए ये कितना, 10 रह जाता है। तो अब आपको देखना है ओवरऑल एवरेज। इसी तरह 50 कंपनियों का निकालेंगे तो इस समय क्या इनका रेट था कि मान लो 5, यहाँ पे देखो 10, 15 और 20, कितना जाके हो गया, 30 और 35 और ये 4, कितना हो गया, 30 और 30, 10, 40, 45। ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें से जो घाटा हुआ तो 15, 15 5 कितना, 20 और 20, 20 10 30। अब 45 से इनका जो साइज है, इनका जो आप देखोगे ये 30 बचा, 45 से 30, तो कहा जाएगा निफ्टी क्या है, नीचे गिरकर इतने पे, यानी 45 से 30 पे बंद हुआ। अब समझ में आया कि ये कंपनियां जो होती है ना, कंपनियों का जो मतलब जो वैल्यूज होती है, वो संवेदी सूचकांक के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो एनएसई के एक सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है निफ्टी। निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं। हालांकि एनएसई एक निफ्टी ही
ही मात्र सूचकांक नहीं निकालती है, और भी सूचकांक निकालती है, और भी सूचकांक ये जारी करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं और सूचकांकों की, तो जैसे अब मान लो कि ये निफ्टी 100, निफ्टी 300, ये तो वैसी कंपनियों का एक क्या होता है कि एक स्लैब होता है, उस स्लैब में एक सभी कंपनियां होती हैं, और डेली बेसिस उनका ये जो फ्लक्चुएशन है, जो फ्लोट है, उनका जो मार्केट वैल्यू, बाजारी रेट है, बाजारी रेट अभी बताऊंगा। अगर वो ऊपर नीचे गिरता है तो मार्केट को, अगर ऊपर जाता है तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, अन्यथा मार्केट को नीचे ले आएगा अगर नीचे गिरता है। इसी तरह बीएसई का एक संवेदी सूचकांक, महत्वपूर्ण संवेदी सूचकांक सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स। हालांकि सेंसेक्स 30, सेंसेक्स 100, सेंसेक्स 300, 500 ऐसे जारी होते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो बीएसई का सेंसेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें टॉप 30 कंपनियां होती हैं, जैसे कि टॉप 30 कंपनियां होती हैं, उन्हीं का जो बाजारी दर के आधार पे जो डेली बेसिस में फ्लक्चुएशन होता है, उसी के आधार पे कहा जाता है कि सेंसेक्स 20 अंक घट करके इतने पे बंद हुआ, 40 अंक बढ़ करके इतने पे बंद हुआ। तो आपने एनएससी का जो निफ्टी और बीएसई का जो सेंसेक्स है, इसमें आप जानकारी, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करिए, समझा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, हालांकि कल वाला ही चैप्टर था, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ सारी चीजें समझ गए होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो, कोई भी टॉपिक हो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, एक भी बच्चे का डाउट नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा तो रुकिए, सभी तो रुकिए, और कम से कम पढ़िए तो सही, एक क्लास तो करिए। मैं गारंटी देके कहता हूँ कि अगली क्लास आप ढूंढ के आओगे, बशर्ते ये सारी चीजें आपको फोकस थोड़ी से, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एक क्लास कम से कम आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ये चीजें देखा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 का माजरा क्या है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखना है कि आगे जो आज हमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ना है। तो चलो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केटिंग का क्या है। देखो, एक्चुअल में इसको हम क्लासिफाई करके कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को हम एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के रूप में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी प्राइमरी मार्केट के रूप में और सेकेंडरी मार्केट के रूप में। तो इसको प्राथमिक बाजार हिंदी में कहते हैं, और इस सेकेंडरी मार्केट को द्वितीयक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक बाजार कहते हैं। देखो, अब प्राथमिक बाजार पहले सुन लो, फिर द्वितीयक बाजार सुन लेना। पहले प्राथमिक बाजार क्या होता है, जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के अपने इच्छुक निवेशकों से सीधे तौर पर अपने शेयर को बेच दे, तब यह प्राइमरी निवेश, तो प्राइमरी यानी प्राथमिक निवेशकों को सीधे तौर पर अगर बेचा जाएगा तो इसको प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि बिना, जब कोई कंपनी, मान लो कोई सी नाम की कंपनी है और ये किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके जो इच्छुक निवेशक हैं, मान लो आप इसमें निवेश करना चाहते हो, तो यह क्या करेंगे, ये क्या करेगा कि अगर आप इसके शेयर खरीदना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तो बिना स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए आप अगर इसके शेयर खरीद पाओगे, तो ये सारी खरीद बिक्री प्राथमिक मार्केट के अंतर्गत, प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत होगी। इसमें किसके अंतर्गत, प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत होगी। तो प्राइमरी मार्केट में इसके अंतर्गत 3 उपकरण हैं, इसके अंतर्गत 3 उपकरण हैं। अब उन 3 उपकरणों को, एक को इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, दूसरे को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, तीसरे को राइट इशू कहते हैं। इन तीनों को मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो आपको इसमें हम नया पेज ले लेते हैं, है ना, नया पेज ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बस एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि नया पेज जोड़ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ना है, नहीं और ऊपर जोड़ना है। वेरी गुड, चलो यहाँ पे कहीं जोड़ना है, क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। चलो, मैंने आपको बताया कि भैया जो क्लासिफिकेशन, हम हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी देखना है ना। तो जरा ध्यान से शेयर बाजार का वर्गीकरण,
अच्छा कोई ऐसा हम इसमें से सही सा पेन के यानी कलर कौन सा सही दिखेगा, एक मिनट। ये भी अच्छे से नहीं दिख रहा कलर, ये भी अच्छे से कलर नहीं दिख रहा। सफेद कलर नहीं इसमें होता है क्या? अच्छा होता तो है। वेरी गुड, ये अच्छे से दिख रहा है। चलो ध्यान से देखना। देखो क्लासिक शेयर बाजार का वर्गीकरण। शेयर बाजार का वर्गीकरण, वर्गीकरण। देखो शेयर बाजार के वर्गीकरण के अंतर्गत एक प्राइमरी मार्केट होता है, प्राथमिक बाजार कहते हैं इसको, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, और इसको सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यानी इसको द्वितीयक बाजार कहते हैं। अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या है कि जब कोई कंपनी, मान लो एक कंपनी है, कंपनी RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, RILA ये कंपनी है, ये बिना स्टॉक एक्सचेंज में, बिना स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए, अपना नाम दर्ज करवाए, ये मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। कहां से? यह अर्थव्यवस्था से पैसा उठाना चाहती है। तो बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए अगर ये मार्केट से पैसा उठाती है तो किसके माध्यम से उठाएगी? ये प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत उठाएगी। किसके? प्राइमरी मार्केट के माध्यम से उठाएगी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो उपकरण यूज किए जाते होंगे, कुछ ना कुछ उपकरण उपयोग में लाए जाते होंगे। तो जी हाँ, प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत कुछ उपकरण यूज में आते हैं, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO, खूब आपने सुना होगा इसके बारे में। दूसरा होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तीसरा होता है राइट इशू। ठीक है, तो इन तीनों को, ये जो उपकरण है ये प्राथमिक बाजार के प्राइमरी मार्केट के उपकरण है। तो शेयर बाजार को हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या किया था? क्लासिफाई किया था। तो हमें देखना है अब IPO, FPO और राइट इशू। ठीक है, राइट इशू। तो चलो देख लेते हैं हम पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? ठीक है, चलो सॉरी, इनिशियल पब्लिक ऑफर को थोड़ा सा देखें कि ये इनिशियल पब्लिक ऑफर एक्चुअल में क्या है। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर की अगर बात करें, पहले एक कहानी सुन लो और इसको धीरे धीरे हम यूं ही मतलब एक सेट में बांटते बांटते आगे पढ़ाता हुआ आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, तो अगर मैं इसको सेट में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा तो उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में वैसे ही घुस जाएगा। देखो, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को बेचती है, ध्यान से सुनना, ये प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत, तो पहले तो दिमाग में ये डाल लो कि ये प्राइमरी मार्केट के उपकरण है। और प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत पहले जो कंपनी है वो किसी भी प्रकार से कोई शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट नहीं स्टॉक एक्सचेंज में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो अब ऑब्वियस है यहाँ जो IPO होगा तो कैसे? बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए पैसा उठाया जाएगा। तो जब कंपनी पहली बार, सबसे पहले अगर कोई कंपनी स्थापित होती है और अपने शेयरों को इच्छुक निवेशकों को बेचना चाहती है और उसके माध्यम से कंपनी क्या करती है? पैसा उठाना चाहती है। इसी को IPO कहते हैं, इसी को IPO कहते हैं। किसे IPO कहते हैं? जब एक कंपनी पहली बार अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को बेचती है तब इसे कंपनी को IPO कहा जाता है। ऐसे लिख लो, जब कंपनी जब कंपनी पहली बार जब कंपनी पहली बार अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को इच्छुक निवेशकों को इच्छुक निवेशकों को इच्छुक निवेशकों को बेचती है, इच्छुक निवेशकों को बेचती है, तब इसे कंपनी का
इसे कंपनी का आईपीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। इसके लिए कंपनी सेबी से अनुमति लेती है। क्यों? क्योंकि सेबी ही यहाँ का माई बाप है, सेबी ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए कंपनी अपने आईपीओ निकालने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से क्या लेगी? अनुमति प्राप्त करेगी, सेबी से अनुमति प्राप्त करेगी। अब जब सेबी से अनुमति प्राप्त करेगी तो उसके लिए आवेदन करेगी। क्या करेगी? इसके लिए अनुमति के लिए आवेदन करेगी। क्या करेगी? आवेदन प्राप्त करेगी अनुमति के लिए, सॉरी आवेदन देगी। अब इसी आवेदन को क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। अभी बताता हूं ये आवेदन क्यों किया जा रहा है कि सेबी के पास ये आवेदन कंपनी कर रही है कि मुझे अपना आईपीओ जारी करना है, मुझे अर्थव्यवस्था से पैसा उठाना है, तो मैं आवेदन करना चाहती हूँ। तो वह जो आवेदन पत्र है इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को ड्राफ्ट रेड हियरिंग क्या कहा जाएगा? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ता है? क्योंकि देखो ये एक्चुअल में भारत ने इसका नाम अमेरिका से अडॉप्ट किया है। कहां से? अमेरिका से अडॉप्ट किया है। तो जो ये आवेदन होता है, ये आवेदन का जो किनारा होता है वो रेड कलर का होता है, इसी वजह से इसका नाम ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पड़ा है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब यहां आगे देखिएगा, तो इसका पृष्ठ लाल होने के कारण लाल कलर से मुद्रित होता है, रेड कलर से मुद्रित होता है, इस वजह से इसको ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन को कोई ना कोई तो मैनेज करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन को कोई कंपनी किसी न किसी को हायर करेगी, किसी न किसी को सौंपेगी। तो हो सकता है इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी हो या मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हो। तो इस प्रक्रिया के लिए कंपनी किसी को क्या करेगी? हायर करेगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी या फिर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट मर्चेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट मर्चेंट कंपनी। इनका काम क्या होगा? इनका देखो, अब ये मीडिएटर्स हैं, एक तरीके से जान लो ये मीडिएटर्स हैं। कौन हायर कर रहा है? वो कंपनी। कौन कंपनी? जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, जिसको पैसे की जरूरत है अपने खर्चों के लिए, तो वह पहली बार अपना आईपीओ निकाल रही है। ये फर्स्ट टाइम होता है उस कंपनी का। अभी ये कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है। तो अब ये जो आप देख रहे हो, ये आईएमसी या आईबीसी, आईबीसी और आईएमसी का मतलब होता है जो इंडियन बैंकिंग, देखो इंडियन बैंकिंग कंपनी और इंडियन मर्चेंट कंपनी, लिख देते हैं इंडियन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इंडियन मर्चेंट कंपनी। मर्चेंट कंपनी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी इसको बोलते हैं। ये इंडियन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। और ये मर्चेंट बैंकिंग कंपनी होता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, इसको एमबीसी कहा जाता है, एमबीसी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी। कौन हायर कर रहा है इनको? इनको वो कंपनी हायर कर रही है। क्यों हायर कर रही होगी? जरा आगे सुनिएगा। देखो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो कंपनी होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये जो बैंकिंग कंपनी होती है, इनमें से किसी एक को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, चाहे ये बैंकिंग कंपनी हो या फिर चाहे मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हो। इनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि देखो ये है हमारा आईपीओ, ये है हमारा शेयर और हमें मार्केट से पैसा उठाना है। तो ये इनका एक तरीके से क्या ले लिया? ठेका ले लिया। इन कंपनियों ने उस कंपनी का ठेका ले लिया। किसका? आईपीओ का ठेका ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, आईपीओ का ठेका ले लिया। अगर मान लो कि जैसे कि किसी कंपनी ने 100 शेयर बेचा, किसी कंपनी ने 100 शेयर बेचा, लेकिन मार्केट में जो मांग है वो 80 शेयर की रही, तो 20 शेयर बिक नहीं पाया।
तो 20 शेयर की जो इनकी जिम्मेदारी इन्हीं कंपनी की होगी, इन्हीं को खरीदना पड़ेगा, इन्हीं कंपनी की होगी, इन्हीं को खरीदना पड़ेगा। इसी को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं, इसी को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। समझ में आया? ऐसा क्यों कहा गया? देखो ये मीडिएटर्स हैं, अभी इनको फायदा, अभी कंपनी कुछ ना कुछ इनमें भाग देगी, इन्हें कितना परसेंट देती है बेचने पे। ये मान लो कि कोई, बस उदाहरण से समझो कि देखो कोई एक महाराजा है, बस ये जान लो महाराजा है, ऐसे उदाहरण से समझो आप, ठीक है। और आप उनके खेत में, या आपको बुलाया गया, आप उनके खेत में काम करते हैं, ठीक है, आप उनका खेत बढ़ैया को लेके रखे हैं। तो हुआ क्या कि महाराजा ने कहा कि देखो अपना तो आप आलू लेके जा ही रहे हो बाजार में, एक काम करो, मेरा जो मेरे हिस्से का आलू है वो भी लेते जाओ, मेरे हिस्से का आलू है वो भी लेते जाओ। तो मैं अपने हिस्से के आलू में जो आप बेच के आओगे पूरा, तो उसमें तो आपको मैं हो सकता है 1%, आधे परसेंट, जितना मैटर करता है कि उस समय कितना रेट ये बार्गेन के माध्यम से कितना हाइक या कितना डिक्रीज या इंक्रीज करवाया जा सके, ये बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। तो अब वो जो किसान है, जो फार्मर्स है, वो मार्केट आएगा, अब पूरी जिम्मेदारी है, अब राजा कह रहा है कि आपको बेच के आना है मेरे हिस्से के आलू, अन्यथा अगर मेरे हिस्से के आलू नहीं बेचोगे तो आपको ही ये फिर रखना पड़ेगा, और जो पर शेयर की कीमत है आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अब देखो ये एक तरीके से उसने ठेका दे दिया है कि हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब आपकी सारी जिम्मेदारी है, आपकी सारी जिम्मेदारी है। इसी को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं आगे पूरा शेयर मार्केट और इसकी सारी चीजें बताऊंगा ना, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर बाद में नहीं पूछेगा। दोबारा से सुन लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो एक कंपनी है, प्राथमिक बाजार, आपने समझा ना कि प्राथमिक बाजार में स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। तो शेयर बिक्री के लिए अब पैसा कंपनियों को चाहिए, कोई नई नई कंपनी है तो उसको लिए पैसे तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो अर्थव्यवस्था से पैसा उठाना चाहेगी तो उसके लिए कोई ना कोई उपकरण होगा। तो जैसे हम पहले उपकरण की बात करें, इनिशियल पब्लिक ऑफर की, इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफर की, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, ये जो पहले, सबसे पहले देखो बिना सेबी के तो ये कुछ कर नहीं सकती, तो कोई कंपनी सेबी से अनुमति लेगी, और जो ड्राफ्ट होगा, जो आवेदन होगा, उसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। वो रेड इस वजह से आता है क्योंकि उसका कलर रेड कलर का, जो आवेदन का कलर रेड कलर का होता है, ठीक है, इस वजह से इसको DRH HP कहा जाता है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि वही कंपनी अपने IPO बेचने के लिए, अपने शेयर बेचने के लिए किसी कंपनी को, किसी ठेकेदार को हायर करेगी सॉरी, किसी कंपनी को हायर करेगी। अब वही कंपनी क्या करेगी कि उन्हें शेयर बेच के मार्केट से उसको पैसा उठा के देगी। मान लो कि अगर वो शेयर पूरा नहीं बिक पाता है तो उस कंपनी को उसके शेयर खरीदना पड़ेगा, और उस कंपनी, इसी प्रोसेस को अंडर राइटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडर राइटिंग कहा जाता है, यानी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहा जाता है। अब यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, या जो बैंकिंग, ये जो कंपनी है जो ठेका लिया था, तो इस पूरी प्रक्रिया को लीड मैनेज करेगी। ऑब्वियस है, अब यही सारा सब कुछ कर रही है, ठेकेदार है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या करेगी? लीड मैनेजर होगी, अग्रणी बैंक कहलाएगी या अग्रणी प्रबंधक कहलाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो शेयर निवेशक होंगे, तो बिना, सॉरी, इसमें डीमैट अकाउंट तो होगा। जब आप कोई भी जब शेयर बिक्री करोगे, शेयर खरीद बिक्री, तो आपके लिए पहला जो जरूरत होता है वो डीमैट अकाउंट की। मैं आगे बताऊंगा और आपको सारा सब कुछ बता दूंगा कि कैसे आपको शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो कैसे करना है, पहले आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या होगा कि जो एक निवेशक है, एक निवेशक के डीमैट अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंज के बिना, कोई स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं, मैंने बताया वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के पहुंचते हुए, इसके उपरांत एक तिथि तक, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, और वो निवेशक इससे, इस कंपनी का IPO बिना स्टॉक एक्सचेंज के खरीद लेगा। एक निश्चित तिथि, इसके बाद ये सब हो गया, IPO बिक गया, एक निश्चित तिथि डिसाइड करी जाएगी। एक निश्चित तिथि के बाद उसी कंपनी को
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। इसी को लिस्टिंग भी कहा जाता है। जब वो कंपनी सूचीबद्ध हो जाएगी, उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसी को लिस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी की लिस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो जो वह शेयर हैं जो कि आम निवेशकों को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने आम निवेशक पहले शेयर खरीदा था, तो अब इसके माध्यम से अब वो कंपनी क्या हो गई? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई है। तो अब वो जो अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई है, माध्यम हो गया, एक मीडियम हो गया। तो वह जो निवेशक थे, जो इनिशियल स्टार्टिंग में अपने शेयर खरीदा था, तो वो शेयर अब किसी को दूसरे को बेच सकते हैं। वो शेयर किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड आदमी को, फोर्थ आदमी को, किसी को भी बेच सकते हैं जो इच्छुक हो उन शेयर को खरीदने में, उन शेयर को खरीदने में, तो किसी को भी बेच सकते हैं। अगर हम बात करें आईपीओ के, तो आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धनराशि जुटाने वाली भारत की अगर कोई कंपनी थी तो कोल इंडिया लिमिटेड थी। आईपीओ के माध्यम से अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी ने जुटाया तो भारत में कोल इंडिया लिमिटेड थी। इसके माध्यम तो विश्व की अगर कंपनी की बात करें तो अलीबाबा डॉट कॉम, इस समय तो अलीबाबा सब गायब है ना, आपको पता ही है, चाइनीज, चाइना के हैं तो ये गायब भी हैं। तो दूसरी जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, अलीबाबा डॉट कॉम ने आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाया और भारत की इंडिया को लिमिटेड है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब आप समझ गए होंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलो थोड़ा सा इसको और आप किसी प्रकार से किसी भी बच्चे को डाउट ना रह जाए, क्योंकि आप लोग ना क्वेश्चन नहीं आप पूछ पाते हो, तो मैं सोचता हूं ना कि कम से कम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका मन होता है क्वेश्चन पूछने का, नहीं पूछ पाते हो, तो क्योंकि कोई क्वेश्चन आप कमेंट तो करते हो, लेकिन ये प्रीमियर क्लासेस होती है, तो ऑब्वियस है कि मैं तो यहाँ क्लासेस में होता नहीं हूँ और फाइनली आपका डाउट रह जाता है। तो देखो आईपीओ को पहले, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, ये आईपीओ क्या है? ये एक उपकरण है, उपकरण है। इसके लिए उपकरण है, अगर किसी कंपनी को, कोई कंपनी मान लो सी नाम की कंपनी है, एट द रेट, इससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट से है ना इसको कहा जाएगा, तो एट द रेट जो कंपनी है कोई, ये पहली बार स्थापित हुई है, इसको मार्केट से पैसा चाहिए, तो मार्केट से पैसा तो ये पहली क्या करेगी, जारी करेगी, आईपीओ जारी करेगी। आईपीओ, आईपीओ जारी तब करेगी जब इसको सेबी से अनुमति मिल जाएगी। सेबी से, तो सेबी से अनुमति मांगेगी, अनुमति मांगेगी, अनुमति मांगेगी। फिर यही कंपनी, ये तो किसी को जानती नहीं है, अपना आईपीओ लेके आई, तो ये कंपनी ढूंढेगी किसी ठेकेदार को, मान लो किसी ठेकेदार को, ठेकेदार, ठेकेदार मर्चेंट कंपनी और कोई भी बैंकिंग कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो कि किसी मर्चेंट कंपनी को, मर्चेंट कंपनी को ढूंढ लिया इसने। ठीक है, अब इसको कहा कि देखो हम 100 शेयर जारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, 100 शेयर जारी कर रहे हैं। मर्चेंट कंपनी को कौन? ये कंपनी कहा कि देखो हमें 100 शेयर का आईपीओ लेके आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं। अगर मान लो कि मर्चेंट कंपनी को ये ठेका दे दिया, अब इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से अगर इसने 100 शेयर बेच दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन मान लो 80 शेयर ही बिक पाए, तो जो रेस्ट ऑफ 20 शेयर है, अब इसको खरीदना पड़ेगा, इसको खरीदना पड़ेगा। इसी को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहा जाता है, इसी को अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहा जाता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहा जाता है। ठीक है, अब एक टाइम निश्चित, अब देखो इसके जो निवेशक है, इसमें जो निवेश कर रहा है, जो शेयर खरीद रहा है, वो बिना स्टॉक एक्सचेंज में, ये कंपनी अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो बिना स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ये आईपीओ खरीद रहा है, आईपीओ खरीद रहा है। अब ये किसी को अभी बेच नहीं सकता है इसके शेयर। क्यों नहीं बेच सकता है? क्योंकि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो कुछ दिन बाद ये कंपनी, मान लो जैसे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है, शेयर मार्केट मान लो, तो बीएसई या एनएसई में, बीएसई या एनएसई, एनएसई में क्या होती है? लिस्टेड हो जाती है। तो अब ये व्यक्ति, अगर मान लो कि राज नाम का कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति अब उसका जो आईपीओ है बेचना चाहता है, तो अब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड निवेशक को बेच सकेगा, थर्ड पार्टी थर्ड निवेशक को बेच सकेगा। ये पूरा आईपीओ है। इसके अंतर्गत एक चीज आपको देखना है, भारत में आईपीओ के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड ने सबसे ज्यादा पैसा उठाया, और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उठाने वाली कंपनी अलीबाबा डॉट कॉम, क्या है? अलीबाबा डॉट कॉम
ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पैसा उठाने वाली है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आईपीओ है, ये आईपीओ का फंडा है। चलो, अब उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रह गया होगा, है ना। अब हमें देखना है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखो भैया जरा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, यदि पहले से ही एक सूचीबद्ध, अब देखो यहां ध्यान दीजिएगा, आईपीओ में कंपनी सूचीबद्ध नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में अब कंपनी सूचीबद्ध हो चुकी है। तो यदि पहले से ही एक सूचीबद्ध एक कंपनी पुनः अपने अतिरिक्त खर्चों के लिए, मान लो कि उसके अतिरिक्त खर्चे हैं, तो अपने अतिरिक्त खर्चों के लिए शेयर की बिक्री करना चाहे, क्या करना चाहे, शेयर की बिक्री करके पूंजी प्राप्त करना चाहे, तब वह आईपीओ के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि आईपीओ किसी कंपनी का एक ही बार जारी होता है। आईपीओ किसी कंपनी का स्टार्टिंग में जब कंपनी वो बनती है तो आईपीओ जारी करती है। आईपीओ, अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक कंपनी कई बार आईपीओ जारी कर सकती है, तो नहीं, सिर्फ एक बार। तो अगर कंपनी को मान लो आईपीओ जारी कर लिया, अभी उसके पास पैसे नहीं आया जितना उसको जरूरत है, तो और पैसा उठाना चाहती है, तो किसके माध्यम से उठाएगी, तो वह आईपीओ तो अब जारी नहीं कर सकेगी। तो शेयर की बिक्री के उद्देश्य से कंपनी एफपीओ, ध्यान रखिएगा, एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या राइट इशू, अभी इसे भी समझाऊंगा। राइट इशू जारी करेगी, क्या करेगी, राइट इशूज जारी करेगी, ध्यान रखेगा, एफपीओ जारी करेगी या राइट इशूज का प्रयोग करेगी, और इसके माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से एक कंपनी अपने अतिरिक्त शेयर बेच करके इसको छूट दर पे इच्छुक निवेशकों को क्या करेगी, बेचेगी और पैसा उठा लेगी। छूट दर पे इच्छुक निवेशकों को बेचेगी और पैसा उठा लेगी। अब देखो, इसमें होता क्या है कि एक कंपनी का जो एफपीओ असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य निवेशक उस कंपनी के जो शेयर को बाजारी दर पे बेच करके और एफपीओ के माध्यम से वो क्या करते हैं, छूट दर पे खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके चलते जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हो ही नहीं पाता है, और इसके चलते ये जो एफपीओ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, कैसे, दोबारा से सुनिएगा, मैंने बताया एक आम निवेशक उस कंपनी के जो शेयर को बाजारी दर पर बेचकर एफपीओ के माध्यम से छूट दर पे खरीदने का प्रयास करता है, जिसके कारण उस कंपनी के शेयर का बाजारी दर भी एफपीओ की दर पर ही क्या हो जाता है, एफपीओ की ही बराबर चला जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए कंपनी एफपीओ को अवॉइड करती है और राइट इशू को जारी करती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्यों असफल हो जाता है और इसको क्यों ज्यादातर कंपनी अवॉइड करती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक्चुअल में है क्या, इसे समझने की कोशिश करिएगा। एक कंपनी सी है, इसने आईपीओ जारी किया, अभी इसका खर्चा पूरा नहीं हुआ। आईपीओ जारी किया, अभी जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया। तो अब ये इसके पास दो और रास्ते हैं, एफपीओ जारी करे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करे, या राइट इशू जारी करे। तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की ज्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम्स है, कई बार क्या होता है ये सफल हो जाता है। कैसे कि ये जो शेयर हैं, इसके जो शेयर हैं, ये छूट दर पे बेचे जाते हैं, छूट दर पे बेचे जाते हैं, बेचे जाते हैं। ठीक है, छूट दर पे बेचे जाते हैं। उदाहरण से समझिएगा, अब मान लो कि इसका एक ए नाम का व्यक्ति है, इसके शेयर रखे हैं, एक बी नाम का व्यक्ति है, शेयर है। एक अगर ये छूट दर पे एक शेयर की कीमत, मान लो कि छूट दर पे एक कंपनी बेच रही है, तो यहाँ एक शेयर की कीमत 10 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, एक शेयर की कीमत, जो एक शेयर है इसकी कीमत कितना, 10 रुपया है, 10 रुपया है। लेकिन जो बाजारी मूल्य पे इसी शेयर का कीमत जाके 20 रुपया है। कितना, 20 रुपया है। तो जो पहले से जिनके पास शेयर है, ध्यान से सुनिएगा, पहले से जिनके पास शेयर है, जिन लोगों के पास पहले से शेयर है, इन लोगों ने क्या किया कि मार्केट में शेयर बेच दिया। इन लोगों ने मार्केट में शेयर बेच दिया। अब इन लोगों ने मार्केट में शेयर बेच दिया, और इन लोगों ने जब मार्केट में शेयर बेच के, मान लो इनने 40 रुपया बना लिया, तो अब तो इनको पहले तो 2 ही शेयर थे, अब इनके पास 4 शेयर आ जाएंगे। इनके पास क्या आ जाएंगे, 4 शेयर आ जाएंगे। तो इस कंपनी को क्या लगता था कि मैं
एक्चुअल से मार्केट से फ्रेश मनी उठाना चाहती थी, लेकिन इसी के जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उन्होंने ही क्या कर लिया, अब दोबारा से एक तो ये कह सकते हो कि ऊपर से कंपनी को यहाँ तो लॉस बना लिया कंपनी ने, कैसे कि इसी के जो शेयर है मार्केट में उन्हें बेचा और छूट दर पे दोबारा से खरीद लिया, तो कंपनी को फ्रेश पैसा कहाँ मिला, मिला ही नहीं, कंपनी को एक्चुअल में पैसा मिला ही नहीं, क्योंकि अब तो एक तरीके से ये हो गया कि कंपनी ने अपना मार्केट वैल्यू ऊपर से गिरा लिया, कंपनी ने छूट दर से फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से अपनी मार्केट वैल्यू ऊपर से गिरा लिया। कैसे मार्केट वैल्यू ऊपर से गिरा लिया? अरे बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना कि देखो, मान लो कि इस समय बाजारी दर इसकी जो बाजारी रेट है 20 रुपया एक शेयर का है, और इस ए के पास, चलो बी छोड़ो, ए के पास 2 शेयर है, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि 40 रुपए में शेयर बाजार में बेच दिया। अब कंपनी इन्हीं शेयरों को छूट दर पे निवेशकों को बेच रही है, छूट दर पे निवेशकों को बेच रही है। तो अब यही शेयर, अब देखो जहां 40 रुपए में बेचा है, अब यही आदमी अगर इस कंपनी के शेयर दोबारा से खरीदना चाहता है, तो पहले इसके 2 शेयर थे, लेकिन अब इसको 4 शेयर मिल जाएंगे, कितने? 4 शेयर मिल जाएंगे। तो इसको तो कोई मार्केट से नया पैसा तो मिला ही नहीं एक तरीके से। अब दूसरा लॉस क्या हो गया कि अपने शेयर की वैल्यू इसने ऊपर से गिरा ली, शेयर की वैल्यू ऊपर से गिरा ली, तो इसके चलते इसको फ्रेश मनी मिल ही नहीं रहा था, पैसा मिल ही नहीं रहा था। ये एफपीओ जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, ये एफपीओ क्या हो जाता था? असफल हो जाता था, असफल हो जाता था। तो कंपनी ने इसके बाद राइट इशू, इसको ना जारी करके राइट इशू के माध्यम से पैसा उठाना चाहा, इसके माध्यम से राइट इशू के माध्यम से पैसा उठाना चाहा। तो ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं यहाँ किसी भी प्रकार से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा देखो जरा भैया, राइट इशू क्या है? राइट इशू, राइट इशू ये भी एक उपकरण है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी एक उपकरण था, ठीक है, पैसा उठाने का, ठीक है, पैसा उठाने का, ये भी एक उपकरण है। अब ये राइट इशू क्या है? अब जब पब्लिक जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर असफल, उसे पता है कंपनी को असफल हो जाना है, तो कंपनी क्या करेगी? राइट इशू जारी करेगी। तो अब देखो जरा राइट इशू का क्या है। यदि पहले से सूचीबद्ध, ध्यान रखिएगा, यहाँ कंपनी सूचीबद्ध हो चुकी है, जो पहला था इनिशियल पब्लिक ऑफर, वहां कंपनी सूचीबद्ध नहीं थी, तो पहले से सूचीबद्ध एक कंपनी अगर अपने खर्चों, उसके खर्चे पूरे नहीं हुए हैं, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शेयर बेच करके पूंजी प्राप्त करना चाहिए, तो वह राइट इशू के माध्यम से, राइट इशू का प्रयोग करते हुए क्या करेगी? शेयर बेचेगी और पैसा मार्केट से उठा लेगी। तो राइट इशू एक्चुअल में होता क्या है? देखो, राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी छूट दर पर अपने अतिरिक्त शेयरों को मात्र वर्तमान शेयर होल्डर्स को बेचती है, मात्र वर्तमान शेयर होल्डर्स को बेचती है। नहीं समझा ना आपने? चलो इसे समझाता हूं। देखो एमपीओ क्या, सॉरी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या हो गया था? असफल हो गया था। कैसे असफल हो गया था? उसी के पहले से इन्वेस्टर ही उसी उनको बाजारी दर पे महंगी पे बेच के और ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिया था, ज्यादा मालिकाना अधिकार एक्वायर कर लिया था। कंपनी को एक्चुअल में नया पैसा मिला ही नहीं था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंतर्गत। तो कंपनी अब उनसे होशियार निकली, कंपनी कहती है रुक जाओ। तो कंपनी अब क्या कहेगी कि जो राइट इशू है, राइट इशू सिर्फ उन लोगों के लिए जारी होते हैं जो पहले से उस कंपनी के निवेशक हो, पहले से उस कंपनी के निवेशक हो, निवेशक हो। तो ये शेयर भी, ये जो राइट इशू के माध्यम से जो शेयर जारी किए जाएंगे, ये शेयर भी छूट दर पे ही जारी होंगे। किसके? छूट दर पे ही, छूट दर पर ही जारी होंगे, छूट दर पर ही जारी होंगे। लेकिन ये कौन खरीद सकेगा? मात्र निवेशक खरीद सकेंगे, मात्र निवेशक खरीद सकेंगे। पहले से जो इसका शेयर खरीद के रखे हैं, वही शेयर होल्डर ही खरीद सकेंगे। तो अगर इनको शेयरों को छूट दर पे खरीदना है, ध्यान से सुनिएगा, इन शेयरों को अगर छूट दर पे खरीदना है, तो ये क्या करेंगे कि यह और पैसा लेके आएंगे और अपने घर से और इन शेयरों को खरीद सकेंगे, इन शेयरों को खरीद सकेंगे। तो इसके माध्यम से कंपनी को राइट इशू के माध्यम से अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा, अतिरिक्त शेयर बेच के। तो जो एक्चुअल में वो समस्या थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो समस्या, क्योंकि बाहर का आदमी इन शेयर को खरीद नहीं सकता है, और ये इस वजह से आकर्षित होंगे कि देखो भैया ये तो शेयर क्या है, छूट दर पे है। तो ये जो निवेशक है ना, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मान लो कि इन शेयरों को बाहर बेच रहे हैं, तो ये तो पैसा तो लेके आएंगे ही ना, इन शेयर को इन्हें बेच दिया,
ठीक है, लेकिन वहां वो शेयर को बेच नहीं रहे थे बल्कि और ज्यादा शेयर बना रहे थे। तो इस वजह से राइट इशू के माध्यम से क्या किया जाएगा, पैसा उठाया जाएगा, राइट इशू के माध्यम से पैसा उठाया जाएगा। ये है राइट इशू, ये क्या है, राइट इशू। जरा आगे देखो थोड़ा सा, इसको मैंने डिटेल से समझाने की दोनों में कोशिश करी है। देखो उम्मीद करता हूं आईपीओ, एक बार थोड़ा सा नजर डाल लो, आईपीओ को बता दिया है, अब कितनी बार डालोगे। राइट इशू देखो, यदि पहले से एक सूचीबद्ध एक कंपनी पुनः अपने अतिरिक्त शेयर बेच करके पूंजी प्राप्त करना चाहती है तो वह राइट इशू का प्रयोग कर सकती है। किसका, राइट इशू का प्रयोग कर सकती है। राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी छूट दर पर अपने ही शेयर धारकों को, जो वर्तमान में उसके शेयर होल्डर हैं, उनको शेयर बेच करके शेयर बेचेगी और अतिरिक्त पैसा उठाएगी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को राइट इशू कहते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मैंने बताया यदि पहले से कोई कंपनी सूचीबद्ध है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको अतिरिक्त शेयर की बिक्री करना है और पूंजी प्राप्त करना है, तो वह आईपीओ के माध्यम से ये संभव नहीं है कि, क्योंकि किसी कंपनी का आईपीओ एक बार ही जारी होता है। तो शेयर की बिक्री के उद्देश्य से कंपनी एफपीओ अर्थात फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर राइट इशूज का प्रयोग करेगी। अब राइट इशूज और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में एक, राइट इशूज में नहीं सॉरी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में एक समस्या आ जाती है कि एक कंपनी अपने अतिरिक्त शेयर बाजारी दर से छूट दर पर इच्छुक निवेशकों को बेचती है। किसके अंतर्गत, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंतर्गत। लेकिन सामान्यतः एक कंपनी एक एफपीओ असफल हो जाता है। क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य कंपनी का जो निवेशक होता है उस कंपनी के शेयर को बाजारी दर पे बेच करके एफपीओ के माध्यम से छूट दर पे खरीदने का प्रयास करता है, जिसके कारण उस कंपनी के शेयर को बाजारी दर पर भी एफपीओ के आधार दर के बराबर ही चला जाता है। तो ये समस्या से बचने के लिए कंपनी राइट इशू का प्रयोग करती है, जो कि मैंने राइट इशू को डिटेल से समझाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो रहा भैया प्राइमरी मार्केट को मैंने डिटेल से समझाया। चलो अभी ये कहाँ कंप्लीट हुआ है, सॉरी अब थोड़ा तबीयत सही हुआ है, परेशान नहीं होना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, सारा नोट्स मिल जाएगा। जो कि कुछ स्टूडेंट के पास अगर नोट्स हो तो वो कर दीजिएगा, अगर अगले स्टूडेंट का कम से कम किसी का कोई ना कोई, किसी ना किसी का तो भला हो ही जाए। सारा नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है, कोई एनसीईआरटी कोई बुक्स नहीं पढ़ना है। चलो सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार। ये द्वितीयक बाजार क्या है, जरा इसको सोचने की वो इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब एक कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री, जब एक कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर हो, कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे कब होगी, जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध हो जाएगी, जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध हो जाएगी, तो इसी को द्वितीयक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट कहा जाएगा, इसी को द्वितीयक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट कहा जाएगा। मैंने जो आपको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बताया, ये एक्चुअल में द्वितीयक मार्केट, द्वितीयक बाजार का ही उपकरण है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी सूचीबद्ध हो चुकी है, कंपनी ऑलरेडी सूचीबद्ध हो चुकी है। तो राइट इशू और ये द्वितीयक बाजार का ही उदाहरण है। मैंने आपको द्वितीयक बाजार से पहले ही, द्वितीयक बाजार समझाने से पहले ही राइट इशू और उसको समझा दिया है। ठीक है, तो आपने देखा द्वितीयक बाजार क्या है कि जब एक कंपनी के जो शेयर है उसकी जो खरीद बिक्री है स्टॉक एक्सचेंज में, यानी आप ये कह सकते हो शेयरों की खरीद बिक्री, शेयरों की खरीद बिक्री कहां, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में कहा हो, स्टॉक एक्सचेंज में हो, तो इसको द्वितीयक बाजार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, द्वितीयक बाजार कहा जाएगा। द्वितीयक बाजार में कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर की खरीद बिक्री होती है। द्वितीयक बाजार में कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर की, अभी बताऊंगा फ्री फ्लोट शेयर क्या है। फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट शेयर, फ्री फ्लोट शेयर की खरीद बिक्री होती है द्वितीयक बाजार में, कंपनी के
फ्री फ्लोट शेयर की खरीद बिक्री होती है। तो आपने देखा ये द्वितीयक मार्केट क्या है। अब थोड़ी से जो इससे संबंधित कुछ शब्दकोश हैं, जो शब्दावलियां हैं, इनको देख लेते हैं। जो शेयर मार्केट से संबंधित जो कुछ शब्दावलियां हैं, जो शब्दकोश हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वो उसके माध्यम से, यानी क्या बोलते हैं, अ, इसके माध्यम से, क्या इसे बोलते हैं यार, फ्रेमवर्क के माध्यम से मैं क्या करता हूं कि आपको इनमें डिफरेंसेस बता देता हूं। इनमें आपको डिफरेंसेस बता देता हूं, ठीक है ना। तो आप ऐसे एक लाइन खींच लो, एक ऐसे लाइन खींच लो। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना मैंने समझाया नोट्स में मिलेगा। तो ये लिख लीजिएगा, ये लिख लो। ये आधार एक तरफ लिख लो, एक तरफ प्राथमिक बाजार लिख लो, प्राथमिक बाजार लिख लो, प्राथमिक बाजार, ठीक है। और एक तरफ द्वितीयक बाजार लिख लो, एक तरफ द्वितीयक बाजार लिख लो, द्वितीयक बाजार लिख लो। देखो, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में तुलना करना है, इसका कंपैरेटिव अकाउंट, इसका कंपैरेटिव अकाउंट तुलना करना है आपको। तो इसका तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। देखो, सबसे पहले इसका अर्थ, अर्थ के आधार पे अगर बात करते हैं हम, अर्थ है। तो देखो, जो प्राथमिक बाजार है, यहाँ पे एक ऐसा शेयर शेयर एक ऐसा शेयर बाजार जहां पे नए अंशों, अर्थात जो शेयर्स हैं, शेयर का विक्रय होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा शेयर बाजार, एक ऐसा शेयर बाजार, शेयर बाजार जहां बिना स्टॉक एक्सचेंज के, बिना स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों का विक्रय होता है, सॉरी, शेयरों का विक्रय होता है। क्या होता है? विक्रय होता है। द्वितीयक मार्केट में एक ऐसा बाजार जहां पे पहले से बिके हुए शेयर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले से शेयर बिके हुए, पहले से बिके हुए शेयरों का खरीद बिक्री होती है। कैसे बताता हूं, शेयरों की खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है। ध्यान से सुनना, अभी जो यहाँ पे है ना प्राथमिक मार्केट में, अभी कोई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बस वो पहले आदेश लिया है, अनुमति लिया है सेबी से, और अपना ये जारी कर दिया है। सेबी उसका जांच पड़ताल करके और उसको दे दिया है, अनुमति दे दिया है कि आप आईपीओ जारी कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपने देखा अर्थ। अब क्रय का तरीका देखो जरा, क्रय का तरीका, क्रय का तरीका। देखो, जो क्रय के तरीका की बात करें तो यहाँ पे प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही लोग जोड़ते हैं ना, तो डायरेक्टली क्रय खरीदते हैं, किससे? कंपनी से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष कैसे, समझाने की कोशिश करता हूं। यहां मान लो सी नाम की कंपनी है, किसी ए व्यक्ति के पास इसका शेयर है, और ए ने किसी को बी को बेच दिया, ए ने बी को बेच दिया। तो बी के पास जो शेयर है वो सी नाम की ही कंपनी के हैं, लेकिन इसने प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर से खरीदा। क्या जो खरीद बिक्री, जो क्रय का तरीका होता है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्रय का तरीका यहाँ प्रत्यक्ष होता है। अब देखो, यहाँ पे किसी प्रतिभूति का विक्रय, यहाँ पे किसी प्रतिभूति का जो विक्रय है वो कंपनी और निवेशकों के बीच होता है। किसी भी प्रतिभूति का विक्रय, किसी भी प्रतिभूति का विक्रय किससे? कंपनी और निवेशकों के, जो कंपनी है, कंपनी और निवेशकों, कंपनी और निवेशकों के बीच, कंपनी और इन्वेस्टर्स, इन दोनों के ही बीच होता है डायरेक्टली। यहाँ निवेशकों और निवेशकों के बीच होता है। कैसे? यहाँ कंपनी बीच में नहीं आती है, कंपनी नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि ए को बी, बी से डी को मिल जाएगा, डी से ई को मिल जाएगा, ई से एफ को मिल जाएगा। सो यहाँ निवेशकों के बीच ही लेन देन, ये जो प्रतिभूतियां हैं, इनका क्रय विक्रय होता है, ठीक है। अब यहाँ से मध्यस्थता, चलो अगला वैसे ही हम लाइन खींच लेते हैं। मीडिएटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मध्यस्थता है, मध्यस्थ,
यहाँ पे मध्यस्थ देखो, अभिगोपनकर्ता, जो बीच में जो कंपनी है, अभिगोपनकर्ता, जैसे वो मर्चेंट कंपनी, याद आ रहा है कि नहीं? अभिगोपनकर्ता इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी वो जो मर्चेंट कंपनी है, जो ठेकेदार है। तो यहाँ पे जो मीडिएटर, मात्र एक ही मीडिएटर वही होगा, वो जो ठेकेदार है, आईपीओ बेच रहा था, इनिशियल पब्लिक ऑफर में वो ठेकेदार एक कंपनी को ठेका दिया गया था ना, मर्चेंट कंपनी को, उसी को ये अभी गोपन करता। और जो सेकेंडरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंडरी मार्केट है। तो सेकेंडरी मार्केट में यहाँ दलाल होगा, जो मीडिएटर होगा दलाल, आपको पता होता है दलाल होते हैं यहाँ पे, और दलाल स्ट्रीट भी है मुंबई में, ठीक है, दलाल हो गया। कमीशन एजेंट हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, तो एजेंट इसमें करते हैं काम। आप हर्षद मेहता एक वेब सीरीज आई है, देखिएगा, बेहतर समझ आएगा। अब मूल्य के आधार पे, मूल्य क्या डिफरेंसेस है, देखो यहाँ निश्चित मूल्य होता है, मूल्य बढ़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बार आईपीओ का मूल्य निर्धारित हो गया तो फिर बढ़ेगा नहीं उस कंपनी का, तो निश्चित मूल्य होता है, मूल्य में नो फ्लक्चुएशन। यहाँ मांग और आपूर्ति के अनुसार मूल्य में घटाव बढ़ाव, यानी उतार चढ़ाव होता रहता है। मांग और आपूर्ति के अनुसार, मांग और आपूर्ति, पूर्ति के अनुसार इसमें क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मूल्य में आपने देखा। अब आपको देखना है पूंजी की उपलब्धता। क्या देखना है भैया? पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता। देखो पूंजी की उपलब्धता, तो कंपनी की स्थापना और विस्तार के लिए पूंजी एकत्र करी जाती है, क्योंकि कंपनी पहली बार क्या करी है, स्टैब्लिश हुई है, तो कंपनी की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए और विस्तार के लिए, ध्यान से सुनिएगा, विस्तार के लिए, विस्तार के लिए पूंजी इकट्ठा करी जाती है। यहाँ पे कंपनी को पूंजी की प्राप्ति नहीं होती है, उसके शेयर घटते बढ़ते रहते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ कंपनी को पूंजी की प्राप्ति नहीं होती है, पूंजी की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है, पूंजी की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आपने यहां तक देखा। अब एक और लास्ट में रह गया है, तो ये क्यों रह जाए, संरचनात्मक ढांचा। वैसे आप संरचनात्मक ढांचा देखो, प्राइमरी मार्केट और द्वितीयक मार्केट में मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे संरचनात्मक ढांचा कैसा होता है, संरचनात्मक ढांचा। देखो यहाँ किसी निश्चित स्थान पर, और ये से कोई कंपनी स्थापित हुई है, किसी निश्चित स्थान पर विशेष पर कोई भी भौगोलिक ढांचा नहीं होता, किसी निश्चित स्थान पर विशेष पर, विशेष पर कोई भौगोलिक ढांचा नहीं होता, नो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, कोई भौगोलिक ढांचा नहीं होता। यहाँ पे एक विशेष भौगोलिक ढांचा होता है, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुई है, आईपीओ के माध्यम से पैसा उगाही करी, मतलब पैसा उसने इकट्ठा किया। अब कंपनी क्या करेगी, अपना काम करेगी, आगे बढ़ेगी। तो यहाँ भौगोलिक ढांचा क्या होता है, यहाँ पे भौगोलिक ढांचा होता है, भौगोलिक ढांचा होता है, जहां प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय किया जाएगा, फिर ये स्टॉक एक्सचेंज के। समझ में आया कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं? ये एक्चुअल में बेसिक्स फंडा है, इसका बेसिक्स फंडा है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम द्वितीयक मार्केट के अंतर्गत हमने इन चीजों को पढ़ा। अब आपको द्वितीयक मार्केट के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो यानी इससे क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित कुछ शब्दकोश है, शेयर मार्केट से संबंधित, यानी शेयर बाजार से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित संबंधित कुछ शब्दकोश हैं, कुछ शब्दकोश हैं, कुछ शब्दकोश हैं। इन जरा शब्दकोशों को डिटेल से देख लेते हैं। पहले तो ब्लू चिप कंपनी, पहला क्या है, ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप, ब्लू चिप कंपनी, सॉरी, ब्लू चिप कंपनी। ये ब्लू चिप कंपनी क्या है, जरा इन शब्दकोश को, शब्दावलियों को ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया, वह कंपनी जो कि आकार में बहुत बड़ी हो, वह कंपनी जो कि
आकार में क्या हो, आकार में बहुत बड़ी हो, जिसकी वृद्धि निरंतर वृद्धि कर रही हो, निरंतर वृद्धि समृद्धि दर्ज कर रही हो, इसके साथ साथ उसके लाभ का एक इतिहास हो, लाभ का एक इतिहास हो, एक इतिहास हो, लाभ का एक इतिहास हो। इसके साथ साथ उसने अपने लाभांश का एक निश्चित हिस्सा अपने निवेशकों को, लाभांश का लाभांश का हिस्सा अपने निवेशकों को क्या करती हो, वितरित करती हो, वितरित वितरित करती हो। ऐसी कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है, ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। मतलब समझा, कंपनी बड़ी हो, लार्ज हो, हमेशा लाभ बना रही हो, इसका समृद्धि का रिकॉर्ड हो, मतलब उसने हमेशा समृद्धि दर्ज कर रही हो, और एक निश्चित लाभांश का एक लाभ लाभ का जो हिस्सा है अपने निवेशकों के साथ शेयर करती हो, ऐसी कंपनी को ब्लू चिप कंपनी क्या कहते हैं, ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ऐसे कंपनी में निवेश करना काफी कम जोखिम होता है। तो यहाँ ऑब्वियस है, जब पैसा हमेशा कंपनी का इतिहास बहुत अच्छा है तो कम जोखिम क्या होता है, यहाँ पे कम जोखिम जोखिम होता है, यहाँ पे बहुत कम जोखिम होता है या जोखिम होता नहीं है। तो प्रमुख सूचकांक में ये कंपनी सम्मिलित होती है, जैसे कि एनएसई के निफ्टी, तो उन सूचकांकों में ये कंपनी यानी जो मेन सूचकांक है, मेन इंडेक्सेशंस है, उनमें ये कंपनी क्या होती है, सम्मिलित होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी ब्लू कंपनियां, जो ब्लू चिप कंपनियां, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ये जो सूचकांक होते हैं, जो प्रमुख सूचकांक होते हैं जैसे निफ्टी सेंसेक्स, इनमें क्या होती है, ये ज्यादातर केसेस में इसमें शामिल होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो शामिल कंपनी मतलब इंडेक्सेस में ना शामिल हो कंपनी, वो ब्लू चिप कंपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां ना भी शामिल हो तो भी कोई कंपनी ब्लू चिप कंपनी हो सकती है। लेकिन इसका रिकॉर्ड और सारी चीजों के अंतर्गत मैंने बताया कि उसमें मोस्ट इमिनेंट कंपनी, बेहतर कंपनी और अच्छी कंपनी ही उसमें शामिल होती हैं। उसके अंतर्गत जो इंडेक्सेशन है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, तो ज्यादातर ये पाया जाता है। तो आपने ब्लू चिप कंपनी देखा। सॉरी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजारी पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो, मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, जरा इससे गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। बाजारी पूंजीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, बाजारी पूंजीकरण, बता चुका हूं वैसे ही आपको, पूंजीकरण, ठीक है। बाजारी पूंजीकरण कैसे निकालते हैं ये, देखो, बाजारी पूंजीकरण किसी कंपनी के बाजारी मूल्य को दर्शाता है, किसी कंपनी के क्या है, बाजारी मूल्य को, ध्यान रखिएगा, उसका बाजारी मूल्य को क्या करता है, बाजारी मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना कैसे करी जाती है, इसकी गणना के लिए तो कंपनी के टोटल शेयर है, कंपनी के जो टोटल शेयर है, एक शेयर से मल्टीप्लाई, एक शेयर की कीमत से मल्टीप्लाई करके, एक शेयर की कीमत से मल्टीप्लाई करके इसकी बाजारी मूल्य निकाला जाता है, इसका क्या है, बाजारी मूल्य निकाला जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, बाजारी मूल्य निकालना है, तो नंबर ऑफ टोटल शेयर, नंबर ऑफ टोटल शेयर, टोटल शेयर, टोटल शेयर मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर। उदाहरण से समझना जरा, कि अगर हमें किसी भी कंपनी का क्या निकालना है, बाजारी दर, बाजारी पूंजी निकालना है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजारी पूंजीकरण, बाजारी दर निकालना है, तो मान लो कि एक कंपनी सी है, इस कंपनी के पास 100 शेयर है और एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, 10 रुपया एक शेयर, एक शेयर की कीमत है, 100 शेयर है इस कंपनी के। अब इसकी बाजारी दर निकालना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, तो 100 शेयर मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये इसकी बाजारी दर है, बाजारी कैपिटल, बाजारी पूंजीकरण। आपने देखा, ये क्या है, ये बाजारी मूल्य को दर्शाता है, बाजारी मूल्य को दर्शाता है,
बाजारी मूल्य को दर्शाता है। तो अब तक शेयर मार्केट, जब तक देखो अब क्या होता है, ये यहां तक आपने देखा। अब ध्यान रखिएगा, अब ये एक्चुअल में कैसे फ्लक्चुएट, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, हर एक कंपनी का घंटे दर घंटे फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी आप देखोगे कि इसका बाजारी दर 1000 है, बस उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है। तो 1000 है, हो सकता है ये 2 घंटे बाद 1100 हो जाए, हो सकता है ये 900 ही रह जाए। ये कैसे, देखो जब तक शेयर मार्केट खुला रहता है तब तक एक कंपनी का जो बाजारी पूंजीकरण है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कैसे फ्लक्चुएट होता रहता है, उसकी जो देखो, मान लो कि कहीं अगर ट्रेजेडी किसी देश में हो जाए तो उस देश की कंपनियां धड़ाम से मुंह के बल गिरेंगी, या कुछ ऐसे शेयर मार्केट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाए, कोई फ्रॉड कर जाए, कोई कंपनी डूब जाए, तो संभव है कि उसका फ्लक्चुएशन, उसकी जो बाजारी पूंजीकरण है वो परिवर्तित होता रहता है। बाजारी पूंजीकरण के ही आधार पर यह तय होता है कि एक कंपनी का आकार कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना आकार है। बाजारी पूंजीकरण के ही आधार पे, जैसे कि अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। बाजारी पूंजीकरण के आधार पे, किसके, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जो रिलायंस कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, किसके आधार पे, बाजारी पूंजीकरण के आधार पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। समझ में आया ये क्यों, ये कैसे, बाजारी पूंजीकरण। अब उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। कल हम ना इसी से संबंधित एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जिसको तेजड़िया या मंदड़िया, बुल्स एंड बियर्स कहा जाता है, बुल्स एंड बियर्स। तो आज यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बस एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईपीओ जो कि ये आईपीओ, मैं एक बार और इस, आप आईपीओ को क्या कर देता हूँ आपके साथ थोड़ा सा 2 मिनट क्या कर देता हूँ, ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हाइलाइटर का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। जरा देखो, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है, ये आईपीओ देख रहे हो, जब एक कंपनी पहली बार, मतलब कोई कंपनी है, एक मिनट कलर भी चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पे ना, जब कोई कंपनी है मान लो, और कंपनी पहली बार अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को बेचना चाहती है और अपने खर्चे के लिए पैसा उठाना चाहती है, अपनी स्थापना करना चाहती है, तो वह कंपनी का आईपी, उसी कंपनी जो लेके आएगी शेयरों को, उनको इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहा जाएगा। इसके लिए एक कंपनी सेबी से अनुमति लेगी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यही इसकी माई बाप है। जब ये अनुमति प्राप्त करने के लिए जो आवेदन का प्रयोग किया जाएगा उसको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, और इसको, ये नाम अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से भारत क्या करता है, अडॉप्ट करता है। इसके इस नाम की अगर हम बात करें तो इसे इस नाम से इस वजह से पुकारा जाता है क्योंकि इसका जो पहला पृष्ठ है वो लाल रंग का होता है, लाल कलर का होता है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, यहाँ पे कंपनी है ध्यान रखिएगा, तो इन्वेस्टमेंट कोई बैंकिंग कंपनी है या मर्चेंट बैंकिंग कंपनी उसको हायर करती है, इसकी सेवा लेती है। और इस समय ये कंपनी ये जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है, इस जो ये कंपनी जारी करी है आईपीओ, इसके लिए समझ लो कि अग्रणी बैंक का काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी में से एक को कोई चुनेगा, हो सकता है मर्चेंट कंपनी को चुन ले, मर्चेंट बैंक कंपनी को, या इसको, और इसकी ही सारी जिम्मेदारी होगी कि शेयर की मांग अगर आईपीओ के माध्यम से उसकी आपूर्ति से कम रह जाए, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी, मान लो कि जो मांग है वो हो ही ना, और शेयर उसने ज्यादा बेच दिया, तो जो रेस्ट ऑफ शेयर हैं, जो बचे हुए शेयर हैं, कौन खरीदेगा, वो मर्चेंट कंपनी खरीदेगी जो उसका ठेका लेके रखी है। और वो जो मर्चेंट कंपनी जो ठेका लेके रखी है, इसी को, इस पूरे प्रोसेस को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कहा जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहा जाएगा। उस मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को इस पूरी प्रक्रिया में लीड मैनेजर की भूमिका या हेड बैंक की भूमिका कहा जाता है, वो निभाता भी है। आईपीओ के माध्यम से निवेशक कंपनी के शेयर में निवेश करता है और शेयर निवेशक के डीमेट अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो इसमें निवेश कर देता है, और इसके उपरांत ही एक तिथि डिसाइड करी जाती है,
एक दिन उस जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर देती है, अपने आप को लिस्ट करवा लेती है। जब वो अपने आप को लिस्ट करवा लेती है, सूचीबद्ध करवा लेती है, इसको लिस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिस्टिंग कहा जाता है। जब वह शेयरों को आम निवेशकों के पास जो शेयर हैं वो दूसरे शेयर धारक को या किसी जब ये लिस्ट हो जाती है तो बेच सके, तो आप ये समझिएगा कि वो कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये बेसिक से फंडा है। वहीं अगर हम बात करें आईपीओ के माध्यम से, जो भारत की सबसे जो कंपनी ज्यादा धनराशि इकट्ठा करने वाली, तो कोल इंडिया लिमिटेड है और दुनिया की अलीबाबा डॉट कॉम है। दिस इज आईपीओ। ओके, सो उम्मीद करता हूं अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।